स्वागत है। आज हमारे पास जो स्रोत सामग्री है, जिसे हमारे नोट्स में न्यू नोट कहा गया है, वो शुरुआत में ना किसी मेडिकल हॉरर थ्रिलर जैसी लगती है। बिल्कुल। लेकिन असल में ये मानव व्यवहार, आदतों के निर्माण और भयंकर असफलताओं के बाद जो एक शानदार वापसी होती है, उसकी शायद सबसे बेहतरीन और विज्ञान पर आधारित केस स्टडी है। सही कहा। और इस चर्चा की शुरुआत में ही ये नींव रखना बहुत जरूरी है कि ये कोई आम फील गुड कहानी नहीं है। हाँ, कोई हवाई मोटिवेशन नहीं। एकदम सही। हमारे स्रोत में जो विवरण दिया गया है वो जीव विज्ञान, न्यूरोसाइंस और मनोविज्ञान का एक बहुत ही अनूठा मिश्रण है। ये हमें विशुद्ध वैज्ञानिक नजरिए से समझाता है कि सबसे कठिन और विपरीत परिस्थितियों में हम इंसानों का दिमाग और शरीर असल में काम कैसे करता है। मतलब आज का हमारा मिशन भी यही है कि हम उन ठोस और वैज्ञानिक जानकारियों को बाहर निकालें जो ये साबित करती हैं कि कैसे बहुत ही छोटी और महत्वहीन लगने वाली आदतें, हाँ, अगर उन्हें सालों तक दोहराया जाए तो वे असाधारण और अकल्पनीय परिणाम दे सकती हैं। तो आइए इसे विस्तार से समझते हैं। बिल्कुल, शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है हाई स्कूल के दूसरे साल के अंतिम दिन से। ये वो समय होता है जब हर स्टूडेंट सिर्फ गर्मियों की छुट्टियों के बारे में सोच रहा होता है। स्वाभाविक है। लेकिन इस कहानी के मुख्य पात्र के लिए ये दिन एक भयानक सपने में बदल गया। बेसबॉल के मैदान में एक सहपाठी के हाथ से फुल स्विंग करते हुए बेसबॉल बैट अचानक फिसल जाता है और हाँ, हवा में उड़ता हुआ सीधे उनके चेहरे पर आकर लगता है। हाँ, दोनों आंखों के ठीक बीच में। टक्कर इतनी जोरदार थी कि उस पल की कोई याद ही उनके दिमाग में दर्ज नहीं हुई। चोट की गंभीरता का जो विवरण स्रोत में है वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। अगर मेडिकल नजरिए से देखें ना, तो ये एक बहुत ही गंभीर ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी का मामला है। उस एक प्रहार ने उनकी नाक को तोड़कर एक अजीब से यू आकार में बदल दिया था। उनकी खोपड़ी में कई फ्रैक्चर हो गए थे और दोनों आंखों के सॉकेट पूरी तरह चकनाचूर हो गए थे। और सबसे खौफनाक बात ये थी कि उस झटके के कारण उनके दिमाग का सॉफ्ट टिश्यू उनकी ही खोपड़ी के अंदर जोर से टकराया था। बाप रे। स्रोत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण वाकया है जो इस चोट की गंभीरता को मनोवैज्ञानिक और न्यूरोलॉजिकल स्तर पर समझाता है। जब उन्हें स्कूल की नर्स के कमरे में ले जाया जाता है तो नर्स उनकी मानसिक स्थिति जांचने के लिए कुछ बुनियादी सवाल पूछती हैं। हाँ, वो पूछती है कि कौन सा साल चल रहा है, और जवाब मिलता है 1998, जबकि असल में वो साल 2002 था। फिर नर्स पूछती है कि अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है। वो कहते हैं बिल क्लिंटन, जबकि सही जवाब जॉर्ज डब्ल्यू बुश था। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे चिंताजनक पल तब आता है जब नर्स पूछती है कि उनकी माँ का नाम क्या है। बिल्कुल, वो करीब 10 सेकंड तक अटक जाते हैं और फिर कहते हैं पैटी। 10 सेकंड, मतलब 10 सेकंड का समय अपनी ही माँ का नाम याद करने के लिए बहुत लंबा होता है। बहुत लंबा होता है। ये 10 सेकंड का समय बहुत कुछ कहता है। ये सिर्फ कोई घबराहट या साधारण भूल नहीं थी। तो ये क्या था? मेडिकल साइंस में ये इस बात का सीधा संकेत था कि उनके दिमाग में सूजन बहुत तेजी से बढ़ रही थी। ये सूजन दिमाग के उन हिस्सों पर दबाव डाल रही थी जो हमारी याददाश्त और सोचने समझने के कार्यों को नियंत्रित करते हैं। ओहो। और इसी दबाव का परिणाम था कि कुछ ही मिनटों बाद उनका शरीर शटडाउन होने लगा। सांस लेने में तकलीफ होने लगी, निकलना मुश्किल हो गया और उसी दिन उन्हें पहला दौरा पड़ा। हालात इतने बिगड़ गए कि स्थानीय अस्पताल के डॉक्टरों को ये मानना पड़ा कि वे इस स्थिति को संभालने के लिए सुसज्जित नहीं है। उन्हें तुरंत सिंसिनेटी के एक बड़े अस्पताल में हेलीकॉप्टर से ले जाने का फैसला किया गया। हाँ, और स्ट्रेचर पर ले जाते समय हालत इतनी नाजुक थी कि एक नर्स उन्हें अपने हाथों से पंप करके सांस दे रही थी। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो इस घटना का प्रभाव सिर्फ उस एक व्यक्ति तक सीमित नहीं था। बिल्कुल नहीं, ये पूरे परिवार के लिए एक बहुत बड़ा और गहरा मनोवैज्ञानिक आघात था। सोचिए, एक परिवार के लिए ये कितना बड़ा सदमा होता है। एक तरफ माँ अपने बच्चे के साथ हेलीकॉप्टर में जा रही है जो खुद से सांस भी नहीं ले पा रहा है, और दूसरी तरफ पिता को घर जाकर छोटे भाई बहनों को ये बुरी खबर देनी पड़ रही है। स्रोत में ये विशेष रूप से बताया गया है कि पिता को अपने आंसू रोककर अपनी बेटी को ये समझाना पड़ा कि वो उस रात उसकी 8वीं कक्षा की ग्रेजुएशन सेरेमनी में शामिल नहीं हो पाएंगे। एक बेहद जटिल और दर्दनाक भावनात्मक क्षण था। और यहाँ एक ऐसा दिल दहला देने वाला संयोग सामने आता है जो किसी भी इंसान को तोड़कर रख दे। 10 साल पहले वाली घटना। हाँ, जब माता पिता उस बड़े अस्पताल में पहुंचते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि ये जगह उनके लिए नई नहीं है।
ठीक 10 साल पहले जब उनकी बेटी सिर्फ 3 साल की थी और उसे ब्लड कैंसर हुआ था, तब वे इसी अस्पताल की उसी इमारत में आए थे। उस समय लड़का खुद 5 साल का था। सही कहा। 2.5 साल के लंबे कीमोथेरेपी के इलाज के बाद बहन कैंसर मुक्त हुई थी और अब 10 साल के एक सामान्य जीवन के बाद वे फिर से उसी जगह खड़े थे। बस इस बार बच्चा दूसरा था। किस्मत का खेल देखिए। यहाँ तक कि अस्पताल ने उन्हें सांत्वना देने के लिए जिस पादरी को भेजा, वो हूबहू वही व्यक्ति था जो 10 साल पहले कैंसर का पता चलने वाली रात को उनसे मिला था। ये मेडिकल हिस्ट्री का वो हिस्सा है जो भावनात्मक रूप से पूरी तरह खाली कर देता है। अस्पताल की वो रात उस परिवार के जीवन की सबसे बुरी रातों में से एक थी। लगातार दौरे पड़ रहे थे। हड्डियां टूटी हुई थीं, लेकिन हालत इतनी नाजुक थी कि सर्जरी का जोखिम नहीं लिया जा सकता था। तीसरे दौरे के बाद डॉक्टरों को एक चरम चिकित्सा प्रक्रिया का सहारा लेना पड़ा। मेडिकली इंड्यूस्ड कोमा, है ना? हाँ, उन्हें कोमा में डालना पड़ा और वेंटिलेटर पर रखना पड़ा ताकि शरीर को और अधिक नुकसान से बचाया जा सके और दिमाग की सूजन कम हो सके। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अगले दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। रिकवरी शुरू हुई। हाँ, राहत की बात यह रही कि सांस लेने की क्षमता वापस आ गई और डॉक्टरों ने कोमा से बाहर निकाल लिया। लेकिन जैसे ही होश आया, पता चला कि सूंघने की शक्ति पूरी तरह से जा चुकी है। और यहीं पर वो अजीब-गरीब मेडिकल टेस्ट हुआ था। बिल्कुल, ये जांचने के लिए कि क्या सच में सूंघने की शक्ति खत्म हो गई है, एक नर्स ने एक एप्पल जूस का बॉक्स लिया और कहा कि पहले अपनी नाक छिड़क कर साफ करो और फिर इसे सूंघो। लेकिन नाक छिड़कने के बाद जो हुआ, वो सच में किसी मेडिकल हॉरर से कम नहीं था। शरीर विज्ञान के नजरिए से वो एक बहुत ही अजीब और डरावना रिस्पॉन्स था। भयानक रिस्पॉन्स था। नाक छिड़कने के दबाव के कारण चकनाचूर हो चुके आई सॉकेट के फ्रैक्चर से हवा सीधे बाहर की तरफ धकेल दी गई और इसके परिणाम स्वरूप बाईं आंख अपनी जगह से बाहर आ गई। बाप रे, ये सुनना ही इतना अजीब लगता है। वो आंख सिर्फ पलक और उस ऑप्टिक नर्व के सहारे बाहर लटक रही थी जो आंख को दिमाग से जोड़ती है। डॉक्टर ने कहा कि जैसे जैसे हवा बाहर निकलेगी, आंख धीरे धीरे अपनी जगह पर वापस चली जाएगी, लेकिन इसमें कितना समय लगेगा ये कोई नहीं जानता था। ये शारीरिक आघात का चरम था, लेकिन इसके बाद जो शुरू हुआ वो एक बहुत लंबा, थका देने वाला और निराशाजनक संघर्ष था। हफ्तों तक डबल विजन यानी दोहरा दिखने की समस्या रही। दौरे पड़ने और आंखों की रोशनी की समस्या के कारण 8 महीने तक कार चलाने की इजाजत नहीं थी। सीधी लाइन में चलने जैसी बुनियादी मोटर स्किल्स का दोबारा अभ्यास करना पड़ा। शारीरिक चोट अपनी जगह की, लेकिन इससे कहीं ज्यादा ये एक गहरा मनोवैज्ञानिक संघर्ष बन गया था। और ये मनोवैज्ञानिक संघर्ष सबसे ज्यादा तब उभर कर सामने आया जब 1 साल बाद बेसबॉल के मैदान में वापसी हुई। बेसबॉल हमेशा से जीवन का अहम हिस्सा था, लेकिन वापसी बिल्कुल भी आसान नहीं थी। जूनियर होने के बावजूद मुख्य टीम से बाहर कर दिया गया था ना? हाँ, और छोटे बच्चों के साथ खेलने के लिए भेज दिया गया। 4 साल की उम्र से खेलने वाले किसी भी एथलीट के लिए ये बेहद अपमानजनक अनुभव होता। बिल्कुल। स्रोत में एक बहुत ही भावुक पल का जिक्र है जब कार में बैठकर रोते हुए रेडियो पर कोई ऐसा गाना ढूंढने की कोशिश की जा रही थी जो थोड़ा बेहतर महसूस करा सके। सीनियर साल में भी पूरे सीजन में मात्र 11 इनिंग ही खेलने का मौका मिला। मनोविज्ञान में इसे ही टर्निंग पॉइंट कहा जाता है। टर्निंग पॉइंट कैसे? देखिए, जब कोई इंसान अपने जीवन के सबसे बुरे दौर से, सबसे निचले स्तर से गुजर रहा होता है, तब उसके पास 2 ही विकल्प होते हैं। या तो पूरी उम्र परिस्थितियों को और किस्मत को दोष दिया जाए, या फिर हालात बदलने की जिम्मेदारी खुद ली जाए। और उन्होंने दूसरा विकल्प चुना। बिल्कुल। स्रोत स्पष्ट रूप से बताता है कि इसी गहरी निराशा के बीच इस विचार का जन्म हुआ कि अगर हालात सुधारने हैं तो उसकी बागडोर अपने हाथ में लेनी होगी। ये सोचने के तरीके में एक बहुत बड़ा बदलाव था। लेकिन एक बात सोचिए, ये बदलाव उन्हें डेनिसन यूनिवर्सिटी ले गया, जो एक नई शुरुआत थी। और यहीं से माइक्रो हैबिट्स या छोटी आदतों का कॉन्सेप्ट शुरू होता है। हाँ, कॉलेज जाकर उन्होंने कोई बहुत बड़ा चमत्कार करने की कोशिश नहीं की। बहुत ही शुरुआती और छोटी आदतें अपनाई, जैसे रातों को जागकर वीडियो गेम खेलने के बजाय जल्दी सोने की आदत डालना, हॉस्टल के कमरे को साफ सुथरा रखना और हफ्ते में कई बार वजन उठाना। हाँ, जिससे उनका वजन 170 पाउंड से बढ़कर 200 पाउंड हो गया। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या सिर्फ कमरा साफ करने और वजन उठाने से कोई इंसान इतने बड़े मानसिक और शारीरिक सदमे से बाहर आ सकता है? ये तो बहुत ही मामूली और छोटी बातें लगती हैं। ये सवाल बहुत लाजमी है और इसका जवाब न्यूरोसाइंस में छिपा है। इन छोटी आदतों का महत्व समझना बहुत जरूरी है। जब किसी भी इंसान के साथ कोई बड़ा आघात होता है तो सबसे पहली चीज जो छिन जाती है
वो है अपने जीवन पर नियंत्रण का एहसास। हाँ, इंसान खुद को लाचार महसूस करता है। बिल्कुल। कमरा साफ रखना या समय पर सोना बाहर से देखने पर कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं लगती, लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से ये छोटे छोटे काम मस्तिष्क का एक बहुत शक्तिशाली संकेत देते हैं। कैसा संकेत? ये दिमाग को बताते हैं कि मेरे जीवन का नियंत्रण अब वापस मेरे हाथों में है। ये डोपामाइन का एक छोटा सा प्रवाह पैदा करता है, और जब ये रोज होता है तो इसी से धीरे धीरे उस आत्मविश्वास का पुनर्निर्माण होता है जो पूरी तरह टूट चुका था। और इस आत्मविश्वास का जो कंपाउंडिंग इफेक्ट हुआ, उसके आंकड़े सच में हैरान करने वाले हैं। जब इन छोटी छोटी आदतों को लगातार दोहराया गया तो पढ़ाई में सुधार हुआ और पहले ही साल लगातार बेहतरीन ग्रेड्स यानी स्ट्रेट एज मिले। और खेल में दूसरे साल तक आते आते स्टार्टिंग पिचर की पोजीशन मिल गई, तीसरे साल में टीम का कप्तान चुन लिया गया, और फिर चौथे साल में चोट लगने के ठीक 6 साल बाद डेनिसन यूनिवर्सिटी के टॉप मेल एथलीट का खिताब मिला। ये तो कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन है। इतना ही नहीं, ESPN एकेडमिक ऑल अमेरिका टीम में जगह मिली। ये एक ऐसा सम्मान है जो पूरे देश में सिर्फ 33 खिलाड़ियों को दिया जाता है। यूनिवर्सिटी का सर्वोच्च सम्मान प्रेसिडेंट्स मेडल प्राप्त हुआ और 8 अलग अलग श्रेणियों में रिकॉर्ड बुक में नाम दर्ज हुआ। इसका सीधा सा मतलब यह है कि बाहरी दुनिया जिसे अक्सर रातों रात मिली सफलता मान लेती है, असल में वैसी कोई चीज होती ही नहीं है। बिल्कुल नहीं। इस पूरी यात्रा में सफलता का कोई एक जादुई पल नहीं था। ये सिर्फ छोटी जीतों और सूक्ष्म सफलताओं का एक क्रमिक विकास था। विज्ञान यही कहता है कि जब छोटी और महत्वहीन लगने वाली आदतों को बिना रुके सालों तक दोहराया जाता है तो उनका परिणाम जुड़ते जुड़ते इतना विशाल हो जाता है कि वो असाधारण लगता है। और यही वो सिद्धांत था जिसने एक व्यक्तिगत सफलता को एक बहुत बड़े साम्राज्य के निर्माण की ओर मोड़ दिया। ब्लॉग की शुरुआत। हाँ, स्रोत हमें इस यात्रा की एक स्पष्ट टाइमलाइन देता है। नवंबर 2012 में jamesclear.com पर हर सोमवार और गुरुवार को आर्टिकल प्रकाशित करना शुरू किया गया। ये भी एक साधारण सी आदत थी, हफ्ते में 2 दिन लिखना बस। लेकिन इसके कंपाउंडिंग परिणाम देखिए। कुछ ही महीनों में 1000 सब्सक्राइबर्स जुड़ गए। 2013 के अंत तक ये संख्या 30,000 हो गई। 2014 में 1 लाख और 2015 में 2 लाख सब्सक्राइबर्स। क्या बात है। इसी साल दुनिया के सबसे बड़े पब्लिशर्स में से एक पेंगुइन रैंडम हाउस के साथ किताब छापने की डील भी मिली। यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि इतने बड़े मंच पर पहुंचने के बावजूद मानसिकता कैसी थी। स्रोत में बहुत ईमानदारी से बताया गया है कि शुरुआत में एक इम्पोस्टर या बहरूपिया होने का एहसास होता था। इम्पोस्टर सिंड्रोम। हाँ, जब लोग उन्हें आदतों का विशेषज्ञ मानने लगे तो अंदर ही अंदर एक घबराहट होती थी, क्योंकि वे खुद को इसका कोई बहुत बड़ा मास्टर या गुरु नहीं मानते थे। वे केवल अपने पाठकों के साथ प्रयोग कर रहे थे, अपनी सीखी हुई बातों और अपनी गलतियों को साझा कर रहे थे। और ये ईमानदारी कितनी कारगर साबित हुई, ये 2016 के आंकड़ों से पता चलता है। उस साल आर्टिकल्स को 80 लाख से ज्यादा लोगों ने पढ़ा। 80 लाख? हाँ, और बात सिर्फ आम पाठकों तक सीमित नहीं रही। अमेरिका की सबसे बड़ी खेल लीगों जैसे NFL, NBA और MLB की कोच इस काम को पढ़ने लगे और अपनी टीमों के साथ साझा करने लगे। ये एक बहुत बड़ी छलांग थी। 2017 में हैबिट्स एकेडमी की शुरुआत हुई, जहां 10,000 से अधिक लीडर्स और फॉर्च्यून 500 कंपनियों के स्टाफ ने ट्रेनिंग ली। ये सब उसी एक मूल विचार का विस्तार था। लेकिन जब इस पूरी यात्रा और विज्ञान को एक किताब का रूप दिया गया तो उसका उद्देश्य बहुत स्पष्ट था। बिल्कुल। स्रोत में साफ तौर पर कहा गया है कि ये किताब कोई अकादमिक रिसर्च पेपर नहीं है जिसे पढ़ना आम इंसान के लिए मुश्किल हो। ये एक ऑपरेटिंग मैनुअल है। हाँ, एक ऑपरेटिंग मैनुअल जो जीव विज्ञान, न्यूरोसाइंस, दर्शन शास्त्र और मनोविज्ञान का एक ऐसा निचोड़ है जिसे आसानी से समझा जा सकता है। और इसी ऑपरेटिंग मैनुअल की रीढ़ है आदतों का 4 चरणीय मॉडल। ये 4 चरण हैं: संकेत, लालसा, प्रतिक्रिया और इनाम। यानी अंग्रेजी में कहें तो क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड। एकदम सही। और इन्हीं 4 चरणों से व्यवहार परिवर्तन के 4 नियम निकलते हैं। तो आइए इस विज्ञान को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। एक आम इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी में ये 4 स्टेप मॉडल काम कैसे करता है? क्या हम इसे किसी बहुत ही साधारण उदाहरण से समझ सकते हैं? बिल्कुल समझ सकते हैं। मान लीजिए फोन पर कोई नोटिफिकेशन बजता है। वो जो आवाज है वो एक संकेत या क्यू है। ये पहला कदम है। ठीक है। अब उस आवाज को सुनकर अंदर एक बेचैनी होती है कि देखें किसका मैसेज आया है, क्या कोई जरूरी बात है। ये जो महसूस हो रहा है वो लालसा
या क्रेविंग है। ये दूसरा कदम है। लालसा। इसके बाद फोन को उठाना और स्क्रीन को खोलना प्रतिक्रिया या रिस्पॉन्स है। और अंत में मैसेज पढ़कर जो संतुष्टि मिलती है या जो जानकारी प्राप्त होती है वो इनाम या रिवॉर्ड है। जब ये चक्र बार बार पूरा होता है तो ये एक पक्की आदत बन जाती है। ये तो बहुत ही स्पष्ट फ्रेमवर्क है, लेकिन ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। कौन सा सवाल? मनोविज्ञान के क्षेत्र में तो दशकों से आदतों पर बात हो रही है। 1930 के दशक में बीएफ स्किनर का मॉडल बहुत मशहूर था, स्टिमुलस, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड। तो ये नया 4 स्टेप मॉडल उस पुरानी और स्थापित थ्योरी से अलग कैसे है? ये बहुत ही शानदार तुलना है। देखिए, स्किनर जैसे वैज्ञानिकों ने अपने प्रयोगों से ये साबित कर दिया था कि अगर सही इनाम या सजा दी जाए तो किसी से भी एक खास तरीके का व्यवहार करवाया जा सकता है। जैसे वो चूहे वाला प्रयोग? हाँ, बिल्कुल। एक चूहा अगर बटन दबाए और उसे खाना मिले तो वो बार बार बटन दबाएगा। स्किनर के मॉडल ने बाहरी उत्तेजनाओं को तो बहुत अच्छी तरह से समझाया, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी कमी थी। वो क्या? इंसानी दिमाग चूहों से कहीं ज्यादा जटिल है। स्किनर का मॉडल ये बताने में पूरी तरह विफल रहा कि हमारे अंदर के विचार, हमारी भावनाएं और हमारे विश्वास हमारे व्यवहार को कैसे प्रभावित करते हैं। मतलब स्किनर ने सिर्फ बाहर क्या हो रहा है उस पर ध्यान दिया, अंदर क्या चल रहा है उसे नजरअंदाज कर दिया। एकदम सही। और यहीं पर इस नए 4 स्टेप मॉडल का आहा मोमेंट आता है। मुख्य खोज ये है कि ये नया मॉडल पहली बार संज्ञानात्मक विज्ञान यानी दिमाग के सोचने समझने के विज्ञान और व्यवहारिक विज्ञान का एक एकीकृत मॉडल पेश करता है। मतलब ये दोनों को जोड़ता है? हाँ, संकेत और इनाम बाहरी चीजें हैं, लेकिन लालसा और प्रतिक्रिया पूरी तरह से इंसान की आंतरिक भावनाओं पर निर्भर करती हैं। क्या हम इसे तनाव या स्ट्रेस के उदाहरण से समझ सकते हैं? बिल्कुल। मान लीजिए सामने एक बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई रखी है। ये एक बाहरी संकेत है। स्किनर के हिसाब से मिठाई दिखी तो इंसान उसे खा लेगा क्योंकि वो मीठी है। लेकिन असल में ऐसा हमेशा नहीं होता। सही कहा। अगर किसी इंसान का पेट बहुत भरा हुआ है तो वो बाहरी संकेत उसके अंदर कोई लालसा पैदा नहीं करेगा। लेकिन वहीं अगर वो इंसान बहुत ज्यादा तनाव में है, उसे ऑफिस की चिंता सता रही है, तो वही मिठाई देखकर उसे लगेगा कि इसे खाने से शायद थोड़ी शांति मिलेगी। ओहो, यहाँ जो लालसा पैदा हुई वो मिठाई की वजह से नहीं बल्कि अंदर के तनाव की वजह से हुई। बिल्कुल। ये सच में एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। इसका मतलब है कि हमारी आदतें सिर्फ बाहरी माहौल का परिणाम नहीं है। जी। अगर किसी भी इंसान को अपनी कोई बुरी आदत बदलनी है तो उसे सिर्फ अपने आसपास की चीजों को ही नहीं हटाना होगा, बल्कि उस आदत के पीछे छुपी अपनी भावनाओं और मानसिक स्थिति को भी समझना होगा। यही इस मॉडल की सबसे बड़ी जीत है। ये बाहरी और आंतरिक दोनों दुनियाओं को सटीक रूप से मापता है और हमें ये नियंत्रण देता है कि हम आदत के चक्र को किसी भी एक चरण पर कैसे तोड़ सकते हैं या एक नई अच्छी आदत कैसे बना सकते हैं। तो इस पूरे गहन विश्लेषण का मुख्य सारांश क्या निकलता है? स्रोत हमें बार बार ये याद दिलाता है कि मानव व्यवहार पल पल बदलता रहता है, परिस्थितियां बदलती हैं, माहौल बदलता है, लेकिन इस व्यवहार को चलाने वाले जो मूल सिद्धांत हैं वे कभी नहीं बदलते। वे हमेशा स्थिर रहते हैं। चाहे स्वास्थ्य सुधारना हो, आर्थिक स्थिति मजबूत करनी हो, काम में उत्पादकता बढ़ानी हो या रिश्तों में सुधार लाना हो, ये सिर्फ और सिर्फ छोटी आदतों का लगातार अभ्यास ही है जो अंततः जीवन की गुणवत्ता तय करता है। अगर आदतें वही पुरानी हैं तो परिणाम भी वही पुराने ही मिलेंगे। लेकिन अगर सूक्ष्म स्तर पर बेहतर आदतें अपनाई जाएं तो कोई भी बड़े से बड़ा बदलाव संभव है। और ये बदलाव कभी भी रातों रात नहीं आता। उस भयानक मेडिकल इमरजेंसी से लेकर एक साधारण से हॉस्टल के कमरे तक और वहां से उठकर एक वैश्विक स्तर के मंच तक का सफर यही साबित करता है। ये हमें ये विश्वास दिलाता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, शुरुआत हमेशा बहुत ही छोटे कदमों से की जा सकती है। बिल्कुल। इस शानदार और विस्तृत विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस चर्चा को खत्म करने से पहले ये स्रोत सामग्री हमें एक बहुत ही गहरे विचार के साथ छोड़ती है। कौन सा विचार? हम सभी ये सुनते आए हैं कि अच्छी आदतें समय के साथ जुड़कर एक बेहतरीन भविष्य बनाती हैं, लेकिन ये सच में सोचने वाली बात है कि आज हमारी दिनचर्या की वो कौन सी एक छोटी सी बिल्कुल हानि रहित लगने वाली बुरी आदत है जो अगले 10 सालों में किसी के भी खिलाफ काम करके एक ऐसा भयानक परिणाम दे सकती है जिसकी कभी सपने में भी कल्पना नहीं की गई हो। सोचने वाली बात है। छोटी आदतों की ताकत दोनों तरफ काम करती है। ये निर्माण भी कर सकती है और विनाश भी।
हमारे साथ इस डीप ड्राइव में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आदतों के इस विज्ञान पर विचार जरूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली बार एक नए और